तो सारी मिल रही है आपको? यस सर, यस। कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है? यस चलो आज हम क्या करेंगे एक्सरसाइज में, मतलब ये ट्रू फॉल्स वाले हैं इसके, ठीक है, ट्रू फॉल्स है और फिल इन द ब्लैंक्स है, और जो वन सेंटेंस वाले वो पूरे कर लेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2 करेंगे, ठीक है ना। यस सर, एक्सरसाइज 2 मतलब नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यस सर। चलो नोट्स तो आपने स्टडी कर ही लिए है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सर आपने जो मेरे स्कूल में क्वेश्चंस चेक किए थे उनमें से सारे गलत, चारों के चार गलत थे। हाँ तो तुमने पहला ही सही नहीं करा, सबसे आसान तो फर्स्ट वाला ही था। सर मेरे हिसाब से तो, सर मेरे हिसाब से तो दो तीन सही थे, एक गलत जरूर मान सकता। सर चलो आप अभी तो उनको इसको करना है, इसको करना है ना। और यस सर। आंसर एक साथ आंसर नहीं करने, ठीक है। अगर आप चैट बॉक्स सर में, आप नाम ले लेना कौन आंसर करेगा। आप चैट बॉक्स में भी कर सकते हो आंसर, मैं वेट करूंगा 1-2 सेकंड का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टॉर्क इज अ, सो टॉर्क इज अ व्हाट, टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती वेक्टर क्वांट है? हाँ तो वेक्टर क्वांट तो टॉर्क इज अ, हाँ आप है ना, आप चाहो गुड तो मैसेज, इवनिंग सर। इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आप है ना मैसेज टाइप करो, ऐसा करो, ठीक है। अब इसका तो ठीक है, इसका आंसर तो सर वेक्टर, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सर फिजिकल भी तो आ सकता है। अरे वो सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे कोई सी भी क्वांटिटी हो, सब फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में। पर उसमें कौन सी वेक्टर है कौन सी स्केलर है ये बताना पड़ेगा ना आपको। सो टॉर्क इज अ सर वेक्टर। टॉर्क फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है ये टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस आई एफ। आई आर। जो बेसिक फॉर्मूला है टॉर्क का ये है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये आया कैसे? अब जैसे मान लो कि आप कोई व्हील है, ठीक है, ये व्हील है, ये यहाँ पर इसका ये ओ हो गया, ठीक है। अब आपको इस व्हील को रोटेट करना है, आपने यहाँ पर फोर्स लगाया, मान ये एफ, ये तो खैर मैंने 90 डिग्री लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स लगाया आपने, और ये इसकी रेडियस है, ये इसका फोर्स वेक्टर हो गया, ये रेडियस वेक्टर हो गया। तो यहाँ टॉर्क लगेगी तो ये इस तरह से घूमेगा, तो टॉर्क लगाओगे तो इसमें क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। समझ में आ गया? ठीक है। सर तो यस यस सर। सर। फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू आर नहीं होता, ये टाउ इज इक्वल टू आई ओमेगा भी इसी का ही फॉर्मूला है, पर जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू हाँ, आर। दिखा रखा है जैसे मैंने लिख रखा है ये टॉर्क। टॉर्क होता है सर, ये जो आपने ये फॉर्मूला लिखा है ना आर इंटू एफ, ये भी टॉर्क का फॉर्मूला होता है, और ये भी होता है टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे एफ इजिकल टू एम ए होता है, लीनियर मोशन में क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए होता है। इसी को रोटेशनल में लिखोगे तो फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, मास की जगह आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा टाउ इजिकल टू आई अल्फा, ठीक है। पर आई बेसिक जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो होता है टाउ इजिकल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। और सर आई आर मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये लिख दिया ना, ये रहा ना टाउ इजिकल टू आई अल्फा, जैसे मतलब लीनियर एफ इजिकल टू आई एम होता है। आई अल्फा यही है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर हाँ एक्सेलरेशन। यही फॉर्म, ठीक है। ठीक है यस भाई, सर। तो आप लोगों को ऐसा करना है कि आप लोगों को आंसर है ना टेक्स्ट बॉक्स में करना है, ठीक है, बोलना ये नहीं। जैसे अब नेक्स्ट है द, ये तो हमने फर्स्ट करा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ देन डैश डैश ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू टॉर्क, द रेट ऑफ चेंज ऑफ देन ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू टॉर्क। सर मेरा सही है क्या। मैं अभी तीनों के आंसर आने दो ना तभी दूंगा, ठीक है, करो। हाँ चिन्मय ने भी आंसर करा है, करो, और एंजल ने भी करा है, ठीक है। तो ये देखो न्यूटन, तीनों का आंसर सही है, बस एंगुलर मोमेंटम लिखना है आपको मोमेंटम की जगह, ठीक है ना। तो देखो
एक्सटर्नल जो न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है वो होता है एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो ये तो है लीनियर मोशन के लिए, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। इसी को अगर रोटेशनल मोशन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, तो टाउ एक्सटर्नल, और टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीएल बाई dt। ठीक है, लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क। तो यहाँ पर क्या आएगा, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। तो आंसर क्या बनेगा आपका, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सो जैसे Yes. न्यूटन सेकंड लॉ आपका ट्रांसलेटरी मोशन में है, वैसे ही अपन को न्यूटन सेकंड लॉ किसके लिए लिखना है, रोटेशनल मोशन के लिए। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस Yes, तरह से sir. इसमें यहाँ पर आ जाएगा। Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन दिया हुआ है, द एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड, तीनों मैम सबका मेरा करेक्ट। सही है। हाँ सबका सही है, बिल्कुल करेक्ट है। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से मास किस में आएगा, MR किलोग्राम square. में, और ये मीटर स्क्वायर में। ठीक है, Yes, sir. ये आ kg जाएगा into meter किलोग्राम इंटू square। मीटर स्क्वायर। तो ये भी करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है ना। आगे दिया है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा कर दिया तो हमने, sir. सर हाँ मेरा सही है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट, जीरो नहीं होगी, Yes. कांस्टेंट सही आंसर है। आपने हमने स्टडी किया था ना, 3 केस स्टडी करे थे सेंटर ऑफ मास के। उसमें से पहला केस था जब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो या तो यूनिफॉर्म मोशन होता है या रेस्ट होता है। चाहे अगर यूनिफॉर्म मोशन में भी है तो भी सेंटर ऑफ मास उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। ठीक है, वो तीनों केस हमने स्टडी करे थे। Yes. तो जीरो आंसर नहीं आएगा, कांस्टेंट आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। ठीक है, वीडियो आपको मिल ही जाएगा, तो मैं इनको तो इरेज कर देता हूँ, स्पेस हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, वीडियो मैं आपको दे दूंगा, इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ में दिया हुआ है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम इज जीरो, द पार्टिकल मस्ट बी मूविंग इन द डायरेक्शन, ये स्पेस है। तो इसका मैं वेट करता हूँ 1 और 2 सेकंड के लिए। सर मेरा So, गलत लग रहा है मेरे को, सर मैंने ऐसे ही लिखा है, मेरे को वो आया भी नहीं सर। पहले तो आपको ये बताना है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है हमने ये सॉल्व कर रखा है। एक फॉर्मूला हमने निकाला था पोजीशन वेक्टर, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है वो क्या होता है, m1r1 प्लस m2r2 Plus डिवाइड बाय M2 m1 प्लस m2, upon R1 plus R2. नहीं m1 प्लस M1 m2। plus ठीक M2. है, और अगर इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की। तो वेलोसिटी का Yes. फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास m1v1 प्लस m2v2 एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही होगा फॉर्मूला। ठीक है, ये Yes. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई। अगर मैं कहूँ कि भाई m1 इजिकल टू m2 है, m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू m मान लेता हूँ मैं कि m1 और m2 बराबर है, और इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, 0 है। तो इसका हो जाएगा v1 plus v2 upon m2, हाँ, तो v1 plus v। पूरा पुट कर देते हैं। इधर तो ये आ गया 0, यहाँ से m कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा v1 प्लस v2। ठीक है, और डिवाइड में m और m कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। इस m से ये m कट जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा v1 प्लस v2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या v1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस v2 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर। Yes, ठीक है। sir. तो यहाँ पर जो Opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन, वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आंसर क्या आएगा, अपोजिट Opposite डायरेक्शन। direction. ठीक है, कुछ पूछना है इसमें सॉल्यूशन में, नो सर, हो नो सर सर। जाएगा। इसको एक बार समझा दो सर। तो ये जो सेंटर ऑफ मास हमने स्टडी करा था, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसका फॉर्मूला होता है m1r1। जैसे 2 पार्टिकल सिस्टम है, तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए मैं क्या लिखूंगा, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का। ठीक है,
अगर मैं इसे इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं इस इक्वेशन को, तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास था, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये r1 इधर v1 हो जाएगा, इधर r2 का डिफरेंशिएशन v2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा, ये भी मैंने करा रखा है नोट्स में, एक बार देख लेना। तो ये आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसमें अब मैंने मान लिया कि दोनों जो पार्टिकल है उनका मास सेम है, तो दोनों पार्टिकल का मास सेम कर दिया। और इसने बोला है कि सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने कर दी 0। तो ये सब वैल्यू आप रख दो, तो आपके पास आएगा v1 इजिकल टू माइनस v2। तो v1 इजिकल टू माइनस v2 मतलब उनके जो वेलोसिटीज है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। सो पार्टिकल मस्ट बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। है ना? ये बताओ, तो बहुत इजी है, 6th वाला क्वेश्चन। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज डायमेंशनल फॉर्मूला, हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है आपको। सर मैंने करा है सेंड। m1 l2 t minus 2, हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो और भी करो, डायमेंशनल फॉर्मूला इसको आपने लिखना है निकालना भी आपको। सिखाया है ना हम लोगों को। हाँ बेटा, इसका आपने हमें निकालना भी सिखाया है, कैसे हाँ ये तो निकालते हैं। सब, अब तो आप किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकते हो, फॉर्मूला आना सर, चाहिए आपको। एक बार जैसे ये तो मेरे को नोट्स में था तो मैंने लिख दिया सर, हाँ, लेकिन एक बार थोड़ा सा निकाल के बताइए ना सर, मेरे को थोड़ा सा रहता है कि फॉर्मूला आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो आपने फॉर्मूला लिखा, ये आपका फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या होता ये है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट लिखेंगे अपन, एसआई सर यूनिट। इसका फॉर्मूला होगा m1 l2 t minus 2। हाँ वो तो ठीक है, करेक्ट है। तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क अगर अपन लिखें, तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड एसआई यूनिट ऑफ रेडियस डिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जब भी आप इस तरह से ब्रैकेट में फिजिकल क्वांटिटी लिखोगे और इधर भी ब्रैकेट लगाओगे, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन आएगी आपके पास। तो न्यूटन जो है यानी फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन फॉर्मूला क्या होगा, m1 l2 t minus 2, और लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, l की पावर 1। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, m की पावर 1। आपने M1 L2 कैसे लिखा। ये तो ये m1 l1 है, m1 l1 t minus 2। ये तो फोर्स का होता है ना, फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन मैंने बोली थी ना, याद रखनी है आपको। यस फोर्स सर। की डायमेंशनल इक्वेशन होती है m1 l1 t minus 2। ठीक है, फोर्स का आपको याद रखना है। ये भी सॉल्व यस करके मैंने बता रखा है, तो एक बार नोट्स में देख लेना। यस मीटर के लिए लेंथ की पावर 1 कर दी, तो ये 1 और 1 l की पावर 2 हो जाएगा, और ये t की पावर -2 हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। आपको जब भी फॉर्मूला आ जाएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो आप बहुत इजीली उसकी जो है डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से यस सर। आपको ये आंसर आ जाएगा ना। ठीक है भाई, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, है ना? तो हम कहाँ तक आ गए, 6th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया। 6 के बाद 7 है, इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, इट इज सेड टू बी। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा अगर टॉर्क 0 हो? सर टॉर्क, मैंने करा है। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, टॉर्क अगर 0 है तो वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। हाँ, टॉर्क 0 अगर होगा तो, हम अगर इसकी भी तीन फोर्स, इक्वेशन पढ़ी कि अपन अब कि वो रोटेशनल मोशन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कैसे हाँ रहेगा। रोटेशनल जब नेट फोर्स इक्विलिब्रियम, जीरो सर, जब नेट फोर्स जीरो और जब आपने जैसे टॉर्क जब लगाओ तो सर वो जो जो ऑब्जेक्ट है उसने क्लॉकवाइज भी उतनी डायरेक्शन उतना ही डिस्टेंस कवर करा हो जितना वो एंटी क्लॉकवाइज करता है। जब भी एक दो इक्वेशन तो सर मेरे को अभी तक याद है, तीसरी नहीं एक पता वो सर। भी है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जैसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या करते थे अपन, नेट फोर्स जो होता था, नेट फोर्स 0 होता था स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अगर ये नेट टॉर्क 0 हो जाए, नेट टॉर्क अगर 0 हो जाए, तो ये तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम था। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो इक्विलिब्रियम होगा वो कौन सा होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यस सर। ये कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे अपन, जब रोटेशनल। टॉर्क सर ठीक टॉर्क है, जीरो हो जाए तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है जब टॉर्क हाँ जीरो हो जाए। हाँ, जब फोर्स 0 होगा तो आपने क्या बोला था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेटरी मोशन है। और रोटेशनल मोशन के केस में क्या चीज 0 होगी, टॉर्क। तो अगर टॉर्क 0 है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका आंसर यस क्या आएगा यहाँ पर, द सर कांया जब वो इसका टॉर्क 0 नहीं हो तो
जीरो टॉर्क नहीं होगा तो फॉर्मूला लगाना आप, जो F इजिकल टू ma लगाते थे तो टाउ नहीं इजिकल सर, टू आई कौन से अल्फा लगा देना, इक्विलिब्रियम में होगा? न्यूटन सेकंड लॉ लगा देना फिर तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। नहीं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी, डायनामिक इक्विलिब्रियम में अपन कहते थे जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो, तो यूनिफॉर्म मोशन अगर करेगी उस केस में भी जो नेट फोर्स होगा उस पे आपकी जीरो ही बीच बीच होगा। में आवाज लैग हो रही है, मतलब लाइक। हाँ वो कोई बात नहीं, नेटवर्क से हो जाता। ठीक है, तो आप ध्यान रखो, यस जो सर। अगर टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क अगर जीरो है तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो कौन सा होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सेवेंथ का आंसर आ जाएगा आपका। एट्थ दे Yes, रखा है sir. टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स, देन स्पेस दिया हुआ और एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये तो आपने अभी आंसर करा था। Sir, read the answer. हाँ वेरी गुड, ये तो जस्ट अभी आपने करा था कि जैसे Moment of inertia. हाँ जैसे F इजिकल टू एम ए होता है, ऐसा टाउ इजिकल टू क्या होता है, आई अल्फा। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई। वेरी गुड, ठीक है, तो ये भी आपको बन जाएगा फॉर्मूला, है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ बॉडी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस अ नेट, इसका बताना है आपको, क्या प्रोड्यूस करेंगे वो, क्या प्रोड्यूस करेंगे। सर एनर्जी। Sir, great. आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि कोई बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी मेरा है। सही है क्या? हाँ सही है, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, और ये यहाँ पर फिक्स्ड है सर इस मेरा पॉइंट सही है। पर। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ नेट, ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। इक्वल मतलब मान लो कि एक फोर्स यहाँ Sir, पर लग रहा है torque. F1 और एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है F2, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है इसका, मैग्नीट्यूड F1 जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ F2 के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पर कोई ट्रांसलेटरी मोशन होगा या नहीं होगा, ये सर नो बताओ, यहाँ पर नो नहीं ट्रांसलेटरी मोशन होगा क्या, No, नो। sir. यहाँ पर क्या होगा, रोटेशनल मोशन Rotational होगा। motion. और रोटेशनल मोशन कौन कॉज करता है, टॉर्क कॉज करती है। जैसे लीनियर मोशन, जैसे कोई Torque. ब्लॉक, हाँ जैसे यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे आपने F फोर्स लगाया, तो F फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक इस तरफ मोशन करेगा, सर ठीक है। तो ये जो मोशन होगा ये क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा इस अब तरीके मेरे को से। एक चीज पर समझाइए अगर सर, सर मेरे यहाँ फोर्स पर ऐसे कोई लग रहा मोशन है ही तो नहीं क्या सब होगा, होगा। दिमाग रोटेशनल मोशन, ठीक है, यहाँ पर क्या सब होगा, मेरे दिमाग रोटेशनल में मोशन। सब मेरे दिमाग Yes, सर। sir. सर यहाँ पर कोई मोशन नहीं होगा क्योंकि ये कहाँ दोनों पे, इक्वल है। यस सर। कैसे नहीं होगा, डायरेक्शन तो अपोजिट है ना उनकी, ये इसका सर तो लाइन वो ऑफ दोनों एक्शन है। कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो लाइन ऑफ Sir, एक्शन है, cancel out थोड़ी होंगे. कैंसिल आउट कैसे हो जाएंगे, डायरेक्शन तो अपोजिट है ना उनके, और एक ही लाइन पे थोड़ी लग रहे हैं वो, ये तो पैरेलल फोर्सेस है। कैंसिल आउट तो जब होते जब ये यहाँ पर लग रहा होता, कैंसिल आउट तो जब होते जब ये इस तरह से यहाँ एक जगह इस पॉइंट पे इस तरह से लग रहा होता, यहाँ थोड़ी लग रहा है, तो पैरेलल फोर्सेस है। और पैरेलल अगर यस जो फोर्स है तो मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये फोर्सेस तो क्या करेंगे, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ये इस तरह से इस फोर्स, ये इस तरह से यहाँ ले जाएगा इसको, और ये वाला फोर्स इस तरह से यहाँ ले जाएगा, तो ये तो रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से। देखो ना आप, यस सर। ये इसको अपवर्ड ले जा रहा है, ये इसको डाउनवर्ड ले जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये तो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो इस केस में ये वाला जो केस है नीचे जो मैंने बता रखा है, नीचे वाले केस में जो ये फोर्स है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन। ये वाला फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, Linear. ट्रांसलेटरी मोशन। और ये वाला जो फोर्स है ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन जब Rotation. आता है तो फोर्स इनटू रेडियस, यानी ये सर आर कौन सा इसकी, ये ट्रांसलेटरी इसकी मोशन आर जो करता है है? वो रेडियस हो गई, तो सर फोर्स कौन सा इनटू रेडियस, ट्रांसलेटरी तो मोशन फोर्स करता है? इनटू रेडियस क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। फोर्स इनटू रेडियस का हो जाएगा टॉर्क। तो जो यहाँ पर जो फोर्स है वो तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन। और यहाँ पर जो टॉर्क है, टॉर्क मतलब होता है फोर्स का जो है ट्विस्टिंग इफेक्ट, फोर्स का जो ट्विस्टिंग Turning इफेक्ट या point. हाँ या टर्निंग इफेक्ट, फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको बोला जाता है टॉर्क, और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू रेडियस, सर ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन कौन वो कर रहा है, कौन सा फोर्स लगा रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन ये देखो ना आप, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे ये F फोर्स लग रहा है,
तो एफ फोर्स लग ये- रहा है तो ये इस सीधी लाइन में मोशन करेगा Yes, ना, sir, ऐसे ये घूमेगा थोड़ी है। ये वाला जो Yes, एग्जांपल है इसमें क्या ये ब्लॉक yes, घूमेगा sir. थोड़ी, ये तो इस लाइन हाँ में मोशन करेगा आगे। तो लाइन में डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है, यानी कि लीनियर मोशन है। और ये वाला आप देख ही रहे हो, ये क्या है, रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशनल मोशन जो होता है वो टॉर्क की वजह से होता है। टॉर्क जो होता है वो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है। ये फोर्स का जो है ट्रांसलेटरी इफेक्ट है, इसमें बॉडी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन करती है। ठीक है Yes, sir. है ना, दोनों एग्जाम्पल ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ नेट टॉर्क, प्रोड्यूसेस अ नेट टॉर्क। Yes, ठीक है, sir. फिर ये दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी इज, फिर स्पेस है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसा वेक्टर होता है, तो वेक्टर मैंने आपको पढ़ाए थे ना, वेक्टर शुरू में पढ़ाए थे आपको। ये सिर पढ़ाया था आपने। तो हमने सर एक्सीडेंट बताता हूँ। हाँ ध्यान है आपको, Yes, sir. सर रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना? नहीं नो सर। टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये साइकिल का टायर देखा है आपने, ये साइकिल का टायर है, उसमें स्पॉक्स लगी होती है। तो स्पॉक्स तो अभी नहीं बना रहा मैं, चलो ये स्पॉक्स बना दी। मान लो ये स्पॉक्स लगी हुई है, साइकिल का टायर है उसमें स्पॉक्स लगी हुई है। तो अभी हम एक एक्सिस बनाते हैं इसकी, ये हमने एक एक्सिस बनाई। ठीक है, ये एक्सिस बनाई, तो ये एक्सिस बनाई तो मान लो ये व्हील इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो इस व्हील की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या सर है, ओमेगा एक्सियल है। वेक्टर है। हाँ वो बता, वही चीज बता। तो ये जो है ये एक्सिस है। तो ये जो टायर है ये रोटेट हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस का नाम ले देता हूँ वाई वाई डैश। तो इस वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, टायर रोटेट हो रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट ही इसकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। और वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रहा हूँ, ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, अलोंग द Omega. एक्सिस, हाँ ओमेगा से डिनोट करते हैं। और अलोंग द एक्सिस एक्ट करती है, कहाँ एक्ट करती है, ये अलोंग द एक्सिस। तो बिकॉज ये अलोंग द एक्सिस एक्ट कर रही है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सियल वेक्टर। समझ रहे हो, जैसे किसी बॉडी पर फोर्स आप ये सर। लगाओगे, किसी बॉडी पे फोर्स आप लगाओगे तो फोर्स क्या होता है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एक्ट करता है। ये लाइन ऑफ एक्शन है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी इसी लाइन पर आगे जाएगी, ऐसा नहीं है कि इधर इधर कहीं चली जाएगी। इसी लाइन पर ये बॉडी क्या है, आगे की तरफ जाएगी अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो इसी तरह से ये फोर्स फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टायर की, पर ये टायर क्या है, रोटेशनल मोशन कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी भी जो एक्ट करेगी वो अलोंग दिस एक्सिस एक्ट करेगी। ठीक है, अलोंग दिस एक्सिस एक्ट Axis. करेगी। तो ये जो ओमेगा होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये कैसा वेक्टर है, एक एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर है, एक एक्सियल Axial वेक्टर। वेक्टर. आगे समझ में, सर ये नहीं ठीक है। पढ़ा है आपने? ये आप वेक्टर वाला चैप्टर देखो, वेक्टर वाले चैप्टर में सर मैंने आपने सर पढ़ाया था, पर सर हाँ आपने पोलर वेक्टर को ज्यादा पढ़ाया था और हाँ, एक्सियल को क्योंकि कम पढ़ाया था। उस समय अपने वही काम का था ना, पोलर वेक्टर। बाकी मैंने आइडिया तो दे दिया था, वेक्टर का क्लासिफिकेशन तो बताया ही था ना मैंने आपको वहाँ। ये Yes. सर बताया था। ठीक है, तो ये वहां से है, तो ध्यान रखना कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होता है, एक्सियल वेक्टर है बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द रोटेशनल एक्सिस। जो Axis. रोटेशनल एक्सिस है उसके अलोंग एक्ट करता है ये। ठीक है, फिर ये आप वर्क अपना करोगे भी कॉपी में तो वहां पर ध्यान रखना। आगे दे रखा, मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग टेबल is holding two masses at arm's length. Without moving his arms, he drops the two masses. His angular speed will, क्या आएगा यहाँ पर, a man standing on a rotating table is holding two। अच्छा पहले ये बताओ, क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, या एक्सटर्नल टॉर्क सर एक्ट कर मैंने रही है क्या। आंसर लिख दिया. हाँ हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो पहले ये बताओ मुझे, इस केस में कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रही है किस रोटेशनल मोशन में, No, sir. है ना। तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो है। तो हमारे पास फॉर्मूला था एक्सटर्नल टॉर्क का dl/dt, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। अगर Yes. एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एल जो था वो क्या था, कांस्टेंट था, ये लॉ हमने पढ़ा है। और एल बराबर क्या होता है, आई ओमेगा Yes. होता है। तो आई ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से हम Constant. कर देंगे आई प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा। तो कुल मिलाकर बात ये फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो आई प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा होता है। तो यहाँ हमने दिया है कि इन्होंने दिया है कि मैन स्टैंडिंग ऑन
on a rotating table is holding two masses at arm's length without moving his arms. He drops the two masses. तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना पड़ेगा आपको. I = mr² होता है. अगर वो मास को ड्रॉप कर देता है तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और Yes, मास sir. अगर डिक्रीज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो Decrease. जाएगा. Decrease. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, Increase. इंक्रीज हो Increase. जाएगी. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, इंक्रीज. Increase. इंक्रीज। सर समझ में आ जब गया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है तो ये ओमेगा इंक्रीज, ओमेगा तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है ना. एंगुलर वेलोसिटी तो ये करा हुआ है ना अपन ने, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लास्ट क्लास में कराया था ना मैंने आपको, इसलिए Yes, मैंने sir. पूरा दोबारा भी करके बता दिया आपको. ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ हमने स्टडी किया था. इसमें एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा. तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आएगा, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उसने वेट जो है वो ड्रॉप कर दिए. वेट ड्रॉप कर दिए तो मतलब मास रिड्यूस हो गया, और मास रिड्यूस हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिड्यूस होगा इससे रिलेशन से. ठीक है. और Yes, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होगा तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो 11th वाला जो हमारा क्वेश्चन है, 11th वाले में क्या आंसर आएगा, इंक्रीज. ठीक है, आया समझ में. Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं. तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि पूरा कंप्लीट इरेज कर दे. चलो जब तक आप मैं इरेज कर रहा हूँ आप नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज आएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Yes, 12 sir. सर से नेक्स्ट में भी इंक्रीज आएगा। सर इंक्रीज आएगा. इंक्रीज आएगा 13 में. 13 की Yes, बात sir. कर रहे अभी हैं ना? बताया आपने. अच्छा 12 पे आए, अभी तो 12 देखेंगे अपन. 12 दे रखा है, अकॉर्डिंग टू Yes, sir. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिक्रीजेस. ये तो हमने अभी स्टडी किया है कि आई प्रोपोर्शनल Yes, टू 1 sir. अपॉन Increase. ओमेगा होता है. तो यह कह रहे हैं Omega. कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, क्या कह रही है 12 में, इफ मोमेंट ऑफ Decrease. इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिक्रीजेस तो आई डिक्रीजेस तो ओमेगा इंक्रीजेस. Increases. सर 13 में काइनेटिक आएगा। थर्ड दे Yes. रखा है, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स टू बोला रोल जा ऑन रहा एन है इंक्लाइंड उससे- प्लेन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एंड एनर्जी। किसमें बदलेगा. काइनेटिक। काइनेटिक. जैसे मान लो कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरह से कोई इंक्लाइंड प्लेन है, और इंक्लाइंड प्लेन पे ये कोई बॉडी है. ठीक है, अभी ये जो है h हाइट पर है, अभी हाल फिलहाल ये h हाइट पर है. तो h हाइट पर है तो इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी. जैसे ये मूव करेगी डाउनवर्ड तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी Kinetic. कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में. पर ये कह रहे हैं कि ये Yes, sir. रोल कर रही है, तो जब ये रोल करेगी तो कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी आएगी इसके पास, ट्रांसलेशनल और रोलिंग में कौन कौन सी Kinetic. काइनेटिक एनर्जी आती है, रोलिंग और कौन सी, रोलिंग मोशन जब होता है तो काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी होती है, ट्रांसलेशनल और एक और कौन सी होती है. फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने काइनेटिक Rolling. एनर्जी ऑफ रोलिंग का, क्या था, हाफ mv स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या था, 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर. यही फॉर्मूला था ना. ये फॉर्मूला कैसे आया था आपका, यस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या आएगा, Rotation. रोटेशन। रोटेशनल आएगा ना भाई. क्या आएगा यहाँ पे, Yes, sir. रोटेशनल आएगा. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, पोटेंशियल Rotation. एनर्जी कन्वर्टेड इनटू ट्रांसलेशनल एंड Rotational. रोटेशनल. तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर, रोटेशनल आएगा. समझ में आया. ठीक है, Yes, sir. ये डेरिवेशन तो हमने कराई दी थी. इसके बाद अब 14th क्वेश्चन लेते हैं. 1 सेकंड में इनको इरेज कर लो यहाँ पर. तो अभी तक जो सर करे, ये फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला बोलो. सर ये फॉर्मूला कैसे आया. फॉर्मूला डिराइव किया था ना अपन लास्ट क्लास में, नहीं किया क्या, आपको नहीं कराया, सर करा था। करा था ना अपन ने. आप एक बार नोट्स देखना, है ना, नोट्स में Okay, करा sir. रखा है, और आगे नहीं आया तो फिर करा देगी, क्योंकि अभी Last तो class- अभी तो last एक्सरसाइज class 2 भी है. की क्या हुआ, लास्ट क्लास की वीडियो लेक्चर आपने सब मतलब सब रिकॉर्ड. सब सब डाल दिए सारे. चलो 14 क्वेश्चन करते हैं. 14 में दिया हुआ है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स
moves towards each other with velocity 2v and v respectively, the velocity of center of mass. तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और टू पार्टिकल है तो क्या होगा, m1 v1 m1 v1 plus प्लस m2 m2 v2 एंड डिवाइड बाय upon m1 plus m2. m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसमें देखो आपको देखा टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है तो मतलब m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू m लिख सकता हूँ मैं। आइडेंटिकल मतलब उनका सी मास एम सेम। बाय 2m आएगा सर। हाँ एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड। और फिर इसमें दे रखा है विद वेलोसिटीज 2v एंड v, तो मैं ऐसे कह दूं कि भाई v1 इजिकल टू, तो 2v दे रखा है मुझे, और v2 इजिकल टू कितना दे रखा है बताओ। बी That V 3v दे by रखा 2 आएगा। हाँ, पर आपने एक चीज ध्यान से पढ़ी, इसमें देखा टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक अगर इधर यूं जा रहा है v1 से जा रहा है, तो दूसरा जो सर होगा तो वो माइनस आ जाएगा जाएगा। v2 से। तो अगर आपने v1 को प्लस लिया है तो v2 काय में आएगा आपका, माइनस में। माइनस में। माइनस यहाँ v। पर कितना आएगा, माइनस v आएगा। तो आप सॉल्व करो कितना आ रहा है आंसर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आएगी बोलो। v by 2। कितना आ रहा है, v by 2। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान भी रखना है भाई, है ना। एक Yes, दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना, तो डायरेक्शन, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो है माइनस में आएगा ये वाला, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही आया आपका आंसर, v by 2 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं ये जो भी नोट्स है मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, तो आपको वीडियो से ही देखने पड़ेंगे, तो वीडियोस आप देख लेना, लेक्चर का वीडियो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। 15 में दिया हुआ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग इन free space if the radius of the sphere is increased, keeping mass its moment of inertia। मास को कांस्टेंट रख दिया अपन ने, I इजिकल टू एम आर स्क्वायर फॉर्मूला ले लेते हैं अपन, तो ये होता है। अब ये कह रहे हैं कि a solid sphere is rotating in free space if the radius of the sphere is increased। तो रेडियस अगर, तो आपको स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया sir, का फॉर्मूला क्या होता है increase। बताओ। 15th क्वेश्चन है ना, तो 15th क्वेश्चन में बताओ कि स्फीयर के जो सेंटर से एक्सिस जा रही है उसके अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, याद करवाया था ना आपको, बोलो। सेंटर से जो नहीं एक्सिस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा स्फीयर का, क्वेश्चन करे थे ना अपन ने स्फीयर के। नहीं करे थे सर, स्फीयर के कहाँ करे थे, वही ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर के नहीं करे सर अपन ने। सर अपन एक ने क्वेश्चन रेमंड करा था। सर करा था सर, लेकिन भूल गए। एक स्फीयर ऐसा 1 था, मिनट सर। एक स्फीयर सर ऐसा था। 1 मिनट सर आपको बताते हैं। हाँ देखो नोट्स में, नोट्स तो बनाए होंगे। फिर इस एक्सिस के अबाउट निकाला था, इस एक्सिस के अबाउट निकाला था, 2 by सेंटर ऑफ 5 मास के अबाउट निकाला था। 2 by 5 m स्क्वायर, 2 by 5 m स्क्वायर। फिर अब कहाँ से ढूंढ लिया, 2 by 5 mr स्क्वायर। सर आपने इससे शीट कह रहा हूँ प्रोवाइड करी इनमें ना। से कहाँ से ढूंढा। सर मैंने नोट्स बनाए थे ना, तो मेरे को याद आ गया कि अरे यार तूने लिखा था ना वो। हाँ तो ये आ गया 2/5 mr स्क्वायर। तो इसमें कह रहे हैं मास कांस्टेंट है, तो मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, तो अगर r को इंक्रीज करूंगा तो i पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फटाफट बता दो वो जल्दी। सर डिक्रीज वो भी होएगा, इंक्रीज होगा। सर इंक्रीज वो भी होगा ना, इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट होगा। रिलेशन तो है भाई, यस सर। डायरेक्ट रिलेशन है I प्रोपोर्शनल। अगर ये सब Yes, कांस्टेंट है तो I प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ रहा है ना। अगर रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा यहाँ से, बोलो, इंक्रीज होगा। इंक्रीज। ठीक है ना, तो क्या आएगा आंसर, इंक्रीज होगा 15th का। 16th बताना है, द एंगुलर देन स्पेस The ऑफ अ सिस्टम ऑफ velocity। पार्टिकल इज कंजर्व्ड व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क। देख लो सोच के बताओ। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आएगा ना भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन ये लॉ है सर ना। एंगुलर मोमेंटम आएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अभी करवाया था ना आपको, यही तो होता है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है। ठीक है एंजल, एंगुलर Yes। मोमेंटम आएगा यहाँ पर, है ना। फिर ये तो बहुत ही आसान है, 17 तो ये बता सर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको यूज Moment किया। of inertia। आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। आए समझ में ये सारे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। यस तो अपन क्या इनको भी कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को भी, तो ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है, पर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर ये तो कंप्लीट हुए अपने।
अब इसके बाद है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है, तो ट्रू फॉल्स वाले करते हैं। तो ट्रू फॉल्स में तो आप टेक्स्ट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हो जल्दी। इसमें दे रखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है सर। बोलो, सर सर ट्रू। ट्रू सर कोई ट्रू ऐसा होगा है ना। जिसको फॉल्स लगता हो? सर ट्रू इसलिए होगा सर क्योंकि कैसे ज्वाइन होएगा, आप दो पार्टिकल्स का मास भी, सेंटर ऑफ मास भी ले रहे हो और ज्वाइन भी नहीं, तो कैसे निकलेगा सेंटर ऑफ मास सर? ये ऐसे कह रहे हैं कि दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल तो यहाँ पर है जैसे m1 मास है, दूसरा पार्टिकल इधर है जो m2 मास है, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो b है। तो आपने ऐसा क्वेश्चन करा था ना स्फीयर का, तो सेंटर ऑफ मास कितने पे आया था आपका, b/2 पे आया था कि नहीं आया था? सर b/2, आया यस था सर। ना? यस सर। तो जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन पर ही तो था सेंटर ऑफ मास, ऐसा तो नहीं था कि ऊपर नीचे कहीं हो। ये क्वेश्चन करा था यस ना सर, स्फीयर वही तो वाला, कह रहा हूँ। तो स्फीयर के मास दे रखे थे Yes, आपको m1 और m2, आपने सॉल्व करके और इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाली थी, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन b/2 आ रही थी, और b/2 भी कहाँ आ रही yes, थी, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहे हो इसी पे ही आ रही थी। तो ये ऑलरेडी yes, आपने sir. क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आपको देखना है आप वहां से देख सकते हो। टू आ रहा था सर इसका, अबाउट सेंटर ऑफ b/2 मास आ रहा था MB। नहीं, वो सब नहीं पूछा मैं, बस ये देखना है अपन को कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ आ रहा है, इन लाइन, ये जो लाइन इन दोनों मासेस को ज्वाइन कर रही है ना, उस पर आएगा, ठीक है, ये b/2 पर आया था, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ट्रू। मैं आपको साथ साथ में रेफरेंस भी बता रहा हूँ, डाउट हो तो एक बार उधर भी देख लेना, और फिर भी डाउट हो तो फिर और पूछ लेना, ठीक है। सर सर नेक्स्ट भी ट्रू है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लेमिना लाइज एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल। ट्रू है ये तो, ठीक है। मैंने आपको सिखाया भी था कि ट्राइंगल, मान लो ये ट्राइंगल है, इस तरह से ट्राइंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं इसकी पोजीशन होगी सेंट्रोइड की, और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस अगर टोटल हाइट h है तो ये कितनी होती है h/3, और h/3। ऊपर वाली कितनी होती है 2/3h, ठीक है, ये आपको ध्यान भी रखना है। ये g जो है ये इसका क्या है, सेंट्रोइड है, ठीक है, तो जिन्होंने सेंटर बोला है ऑफ सेंटर मास। ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना लाइज एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, तो सही है, सेंट्रोइड पर ही होगा वो, ठीक है। ध्यान है, वैल्यूज ध्यान रखना आप, है ना, ये नीचे से h/3 और ऊपर से 2/3h, इसको ध्यान रखना आप, काम आएगा आगे। सही है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, और अब और करते हैं इसके ट्रू फॉल्स। फॉल्स, इसके बाद फॉल्स। देखते क्वेश्चन तो देखिए। अच्छा, आपने सब ओपन मैंने तो करा, आगे से ये शीट है क्या आपके पास है? शीट प्रिंट करा रखी है मैंने, हर एक शीट। अच्छा चलो, ये वाला देखो, इसकी निब फॉल्स। इधर का, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी जीरो, इसका बताओ। सही तो है। अगर एक्सटर्नल सब फोर्स, मस्ट ये तो जस्ट हमने कराई है अभी, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, सिस्टम इज जीरो, देन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना, और इन्होंने तो Yes, लिखा sir. हुआ है कि जीरो है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, मस्ट बी। ठीक है। इसके बाद वाला भी फॉल्स है सर। एक मिनट क्वेश्चन रीड करने दो एक बार। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज जीरो ओनली इफ वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ सिस्टम मस्ट बी जीरो, इसका बताओ फोर्थ वाले का क्या होगा? सर फॉल्स। सर ट्रू। फोर्थ वाले का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सर अ फॉल्स है। सिस्टम इज जीरो सर फॉल्स ओनली होगा। इफ वेलोसिटी ऑफ सर ईच फॉल्स होगा। पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम मस्ट बी जीरो। तो हमने अभी सर तक जो इसके तीन केसेस सर पढ़े हैं, फॉल्स होगा। हाँ ये फॉल्स होगा, क्योंकि अभी तक अपन ने तीन केसेस पढ़े, तीनों केसेस में जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या थी, तीन केस हमने पढ़े हैं ना, वो स्टडी करें, जिसमें एक तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो था, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो एक तो यह है कि वो रेस्ट में रह सकता है, तो रेस्ट में रहेगा तो वो अपना पाथ जो है वो चेंज नहीं होगा, उसका जो जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, ये ध्यान रखना, पोजीशन नहीं चेंज होगी सेंटर ऑफ मास की। दूसरा ये है कि फोर्स जीरो है, तो फोर्स जीरो कब होगा, जब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ठीक है, बट वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है पूरा सिस्टम, तो पूरा सिस्टम जैसा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है वैसे ही जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो भी अपने उसी पोजीशन पर जो है यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, ठीक है।
और तीसरा जो था वो था एक्सेलरेशन वाला। तो चाहे कितना भी कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट करे, जो मैंने एक प्रोजेक्टाइल मोशन वाला क्वेश्चन कराया था ना आपको, वो एक हैमर वाला क्वेश्चन कराया था। तो हैमर वाले क्वेश्चन में जो सेंटर ऑफ मास जो था वो अपना प्रोजेक्टाइल पाथ को ही फॉलो करता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगने पर भी जो सेंटर ऑफ मास था उसने अपना प्रोजेक्टाइल पाथ जो है वो छोड़ा नहीं था, ठीक है ना। तो वो तीनों आप एग्जाम में ध्यान रखना, उसी से ही ये आंसर बनेंगे इसके, ठीक है। तो ये वाला आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज 0 ओनली इफ वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ सिस्टम मस्ट बी 0, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है फिफ्थ, फ्री रोटेशन ऑलवेज टेक प्लेस ये भी अबाउट false होना सेंटर ऑफ चाहिए ना, मास। फिफ्थ ये भी वाले का false बताओ। होना चाहिए सर, सर false ट्रू होना होगा, चाहिए सर। सर फ्री कैसे? रोटेशन, सर ट्रू होगा। फ्री रोटेशन ऑलवेज टेक प्लेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सर ट्रू ठीक है। होगा, तो ये क्या होगा, सर false ट्रू, होएगा। नहीं ट्रू ट्रू। ट्रू होगा सर। कैसे होएगा? आप एक ट्राइंगल लो, एक ट्राइंगल लो और ट्राइंगल लेके उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो, और सेंटर ऑफ मास पे कोई रोटेशनल एक्सिस लगाओ और रोटेशनल एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि फ्री रोटेशन मतलब बिना कोई रेजिस्टेंस के सबसे प्रॉपर जो रोटेशन है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होता है। जैसे मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे, मान लो कोई डिस्क है, कभी आपने देखा है कि आपने डिस्क जो घुमा रहे हो तो कहाँ होती है, ये इसके सेंटर ऑफ मास पे होती है। लट्टू होता है, लट्टू, लट्टू होता है नहीं ऐसे, लट्टू यस घुमाया सर, आपने, यस कुछ इस सर, तरीके का होता है। तो ये उसकी रोटेशनल एक्सिस होती है। तो रोटेशनल एक्सिस कहाँ है, सेंटर में है, तो उसके अबाउट ही वो प्रॉपर घूमता है। देखा है ना आपने, उसकी अबाउट ही वो प्रॉपर रोटेशन करता है। तो इन्होंने यही यस कहा है सर। कि जो फ्री रोटेशन होते हैं, मतलब प्रॉपर जो रोटेशन है, फ्री रोटेशन जो है वो कहाँ होते हैं, अबाउट सेंटर ऑफ मास ही होता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। थोड़ा ये तो अब एक्टिविटी बेस्ड है, मतलब आप प्रॉपरली देख सकते हो, ठीक है। या फिर एक चीज और देखो आप, चलो यहाँ तक तो ठीक है। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट किया हुआ है। जैसे अपन ने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, वो कितना आया था, एम आर स्क्वायर, कितना आया था, एम आर स्क्वायर आया था। अब MR स्क्वायर आया था। इसके अलावा जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाले थे वो सब एक बार आप चेक करके देखना कि इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा थे या कम थे, ठीक है। इसके अलावा यस। जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले आपने, तो बाकी जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। आपको तो वैसे यहाँ पर ट्रू फॉल्स में ही करना है, फॉर्मूला तो ज्यादा बताते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फ्री रोटेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। सिक्स्थ वाला देखो, अ बॉडी सर सेड टू ट्रू बी होगा। इन, a body said to be in equilibrium if net torque acting on it is 0। तो ये क्या आएगा, सिक्स्थ भी ट्रू। ये तो सीधा Yes. सीधा अपने पास है ना। a body is said to be in equilibrium if net torque acting on it is 0। a body is said to be in equilibrium। अब इक्विलिब्रियम में कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये वाले बात है, क्योंकि अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की अगर ये बात कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर ये ऐड कर दें अपन कि ये बात कर रहे हैं यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, ये क्या है अपना, रोटेशनल Rotational इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के केस में नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज 0, तो नेट टॉर्क अगर 0 होगा तो बॉडी जो है वो आपके किस में होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना। इसमें नेक्स्ट देखा है, इफ अ लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ रफ वॉल, फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन द वॉल एंड द लेडर इज डायरेक्टेड अपवर्ड। इसका बताओ, इसका क्या आंसर बनेगा। सर फॉल्स होगा, एक सर फॉल्स। इन्होंने ऐसे दे रखा है कि एक लेडर रखी हुई है, जैसे ये वॉल है मान लो, ये फ्लोर है, ठीक है, और एक लेडर रखी हुई है इस तरीके से, ये लेडर है, ठीक है। अब ये लेडर मान लो फॉल होती है, यानी नीचे गिरती है। तो अगर ये लेडर फॉल होगी तो ये जो इसका, ये मैं कर देता हूँ, ये वाला ए पॉइंट है, बी वाला ये पॉइंट है। अगर ये लेडर फॉल हो रही है तो फॉल अगर होगी तो बी वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, इनवर्ट जाएगा क्या आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स जाएगा। तो बी वाले का जो प्रोबेबल मोशन है वो क्या, आउटवर्ड्स है।
तो बी वाले पर अगर ये बी वाला जो पॉइंट है ये आउटवर्ड्स जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताओ? फ्रिक्शन इनवर्ड्स लगेगा। फ्रिक्शन तो सर Inverse मोशन अपोजिट लगेगा। डायरेक्शन, यस सर। है ना। ऐसे ही अगर ये फॉल होता है तो ए वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड क्या अपवर्ड? डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड डाउनवर्ड्स, जाएगा। तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा इसमें? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स अपवर्ड्स। लगेगा। अब रीड करो तो अब क्या दिया हुआ है इसने? इफ अ सर ladder अब is ट्रू placed आएगा। against a rough wall, frictional forces between the wall and the ladder is directed upward। तो ये तो ट्रू है। देखो आप 7th का आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो, आया समझ में? क्या आएगा 7th में आंसर? बोलो। सर ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। समझ में आ गया ना कैसे आया ट्रू? ठीक है, इस तरह से ट्रू आएगा। आगे दे रखा है अ शेल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इफ इट एक्सप्लोड्स इन मिड एयर द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये बताओ 8 का करा हुआ है, ये तो अपन ने करा हुआ है ना एग्जाम्पल। कोई शेल है, शेल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इफ इट एक्सप्लोड्स इन मिड एयर द फॉल्स। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ False. मास रिमेन्स सर अनअफेक्टेड। ट्रू है। False. ट्रू आएगा ना भाई, सर ये ट्रू तो है, करा हुआ ट्रू एग्जाम्पल है। आएगा सर। ट्रू आएगा। मोशन जो सेंटर ऑफ मास जो है वो अपना पाथ जो है उसी को कंप्लीट करता है, उसी मोशन को कंप्लीट करता है। ये स्टडी किया हुआ है हमारा, ये डिटेल में स्टडी करा हुआ है, इसका वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक है। सो a shell is projected from ground if it explodes in mid air the motion of center of mass remains unaffected। तो ये क्या आएगा? ट्रू। ये जो क्वेश्चंस है ये काफी सारे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इनमें अगर आपसे कहीं गलत हो रहा है ट्रू फॉल्स तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, इसके बाद भी आप गलतियां करते हो तो जरूर आपको स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है ना। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाओ, है ना। ये दे रखा है टू ब्लॉक्स कनेक्टेड with the help of a spring moves on a smooth surface if speed of one of the block increases the speed of other decreases। इसका बताना है आपको 9th का। सर 9th क्वेश्चन फॉल्स। का। ये रोटेशनल का कहाँ से क्वेश्चन है? इसने इसमें कैसे दे रखा है? इसमें देखा टू ब्लॉक्स कनेक्टेड विद द सर हेल्प ऑफ स्प्रिंग फॉल्स। मूव्स ऑन एक बार देख एक बार क्वेश्चन बना लेते हैं अपन। 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये ना और दूसरा ब्लॉक स्प्रिंग से लगा हुआ है, ये दूसरा ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया। So two blocks connected with the help of a spring moves on a smooth surface if the speed of one of the block increases the सर speed of फॉल्स ही आएगा। other decreases। तो आपको ये देखना है इसके अंदर एक तो फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। अगर मैं इसको पूरे को एक सिस्टम मान लूं, इस पूरे को अपन क्या मान लें? एक सिस्टम मान लें, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। यस सर। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो जाएगा तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। और टोटल मोमेंटम कंजर्व है तो मान लो मैं लिख दूं कि m1 v1 प्लस m2 v2। ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए आपकी? कांस्टेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। होनी चाहिए। तो मास पर तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, m1 और m2 तो आपके कांस्टेंट है। अगर आपको ये टोटल वैल्यू सेम रखनी है तो अगर पहली वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। डिक्रीज होनी चाहिए, तभी जो ये टोटल है ये टोटल क्या बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। तो वैसे तो ये कांस्टेंट। रोटेशनल का क्वेश्चन है नहीं, पर फिर भी इसको आप इस तरह से आंसर कर सकते हो। आया समझ में नहीं आया? सर पर इसमें क्वेश्चन में कहाँ लिख रखा है कि वो पूरा एक सिस्टम है? मैंने लिया है ना सिस्टम पूरा। तो इसने ये भी तो नहीं लिखा हुआ कि कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कहीं पे ऐसा कहाँ लिखा हुआ कि ये कोई पुश कर रहा है या कोई पुल कर रहा है बाहर से? ऐसा तो इस क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हुआ कहीं भी। तभी तो मैंने भी तो पकड़ा ना क्वेश्चन यहीं से ही। तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि बाहर से कोई पुश या पुल कर रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन होता तो कोई एक्सटर्नल फोर्स हो जाता। फ्रिक्शन है ही नहीं इसके अंदर, जो कुछ है वो स्प्रिंग ही है। और अगर ये पूरा एक सिस्टम मान लिया तो स्प्रिंग फोर्स भी इसका इंटरनल फोर्स हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, ये सर। तो इस तरह से क्वेश्चन लेना है आपको। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ट्रू है। 10th का फॉल्स है। सर 10th क्या? का फॉल्स If आएगा। torque acting on a body, its angular velocity must increases. So torque द फॉल्स। angular velocity, तो tau इज इक्वल टू क्या होता है? I ओमेगा होता है। ठीक है, 10th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इफ टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट्स एंगुलर वेलोसिटी
मस्ट इंक्रीज कह रहा है, ये जरूरी नहीं है, रिटार्ड भी हो सकता है ना। तो क्या आ जाएगा Yes, आपका sir. आंसर? फॉल्स आ जाएगा। सर 12 11 का ट्रू है। 11 रोटेशनल एनालोगस ऑफ फोर्स इज फोर्स इन लीनियर मोशन इज टॉर्क। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, टॉर्क। True. ठीक है, ट्रू आ जाएगा। So in 12th, in rotary motion, linear velocities of all the particles of the body are same. ये सही है कि नहीं है 12th वाला? ये आप कर सकते हो सर क्यों भाई? फॉल्स चिन्ह आएगा, में, Sir, फॉल्स आएगा, sir, फॉल्स चिन्ह आएगा में सर। है कि नहीं है चिन्ह में? हाँ, sir, true. ट्रू सर। इसका आंसर करो 12th Sir, वाले का। true आएगा. सर फॉल्स आना चाहिए ना सर। सर हाँ फॉल्स बताओ आना क्यों चाहिए। आएगा फॉल्स, ये बताओ। फॉल्स आएगा, बिल्कुल सही है, क्यों आएगा ये बताओ। सर उनका सब सब सेम है, तो रेशियो बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही होगा ना सर। टू एग्स हैं जिनका आइडेंटिकल साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, वेट भी सेम है, तो उनका तो सेम ही होगा ना सर। कौन से वाले का आंसर बता रहे हो? 12 का क्वेश्चन किस, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? सर मैं 13 का बता रहा था आपको। सर 13 फॉल्स आएगा 12 तो सर, करो फॉल्स। पहले। 12 का तो आंसर बताओ, 12 का। हम्म, सर 12 का क्या रोटेशनल आएगा? मोशन में कोई भी पार्टिकल अपन फेंकते हैं, मतलब लाइक कोई मोशन, तो सर रोटेशनल मोशन भी करता है, लेकिन तो सर वेलोसिटी तो सेम ही होगी ना। सर मेरे को समझ में ही नहीं आया है। देखो ये रोटेशनल एक्सिस है, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो मान लो कोई पार्टिकल m1 यहाँ पर है, ठीक है, और कोई दूसरा पार्टिकल है m2 वो यहाँ पर है। इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस क्या है r2 है, ठीक है। अगर मैं इसकी इस वाले जो ध्यान से देखना एंजल आप भी है ना, ये वाला जो पार्टिकल है m1 वाला पार्टिकल, ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और ये जो m2 वाला ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। अगर मान लो ये रोटेशनल मोशन ऐसे हो रहे हैं, तो अगर मैं इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालना चाहूँ यहाँ पर, तो ये लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? v1 होगी, ठीक है। ऐसे ये रोटेट कर रहा है, इसका मैं निकालना चाहूँ यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी, तो क्या होगी? v2 होगी, ठीक है। तो अगर ये r1 आपको दे रखा है, ये ओमेगा दे रखा है, तो v1 का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? अगर ये r1 दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, तो v का फॉर्मूला क्या होगा v1 का? WR. v1 इज इक्वल टू, बोलो बोलो, Omega R. ओमेगा आर, ठीक है। तो ओमेगा और r1 आएगा, ऐसे v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओमेगा इंटू r2 आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो जो मैंने डायग्राम बनाया है, r2 की वैल्यू ज्यादा है r1 से। ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो r2 की वैल्यू ज्यादा है r1 से, मतलब v2 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी v1 से। होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. होगी। तो मतलब वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। लीनियर वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होगी। अच्छा ये बताओ, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी कि डिफरेंट होगी? एंगुलर Sir, वेलोसिटी, same होगी. एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, वो क्या है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी जो कि ओमेगा है, पर लीनियर वेलोसिटी जो है वो अलग अलग होगी, डिपेंड करेगा कि रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, और मास पर भी रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा वो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू ओमेगा आर से निकालते हैं अपन। समझ में आ गया? ठीक है। तो 12th वाला जो Yes, क्वेश्चन है, इन sir. रोटरी मोशन लीनियर वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर सेम, तो ये क्या है? ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। देन 13th क्वेश्चन है ऑफ, ये बहुत बहुत सारी जगह मिलेगा आपको ये ट्रू क्वेश्चन। सर, ट्रू ट्रू। 13th का ट्रू है, कैसे आएगा ट्रू बताओ? क्यों ये मैंने स्टार लगाया है, आपको बहुत जगह क्वेश्चन मिलेगा, जो साइट्स होती है ना, जो एजुकेशनल साइट्स है, टॉपर है, टॉपर लर्निंग वाला है ना, ऐसी जो जो फेमस साइट्स है, बायजूस है, उस पे सब पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो अच्छा फेमस क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, ऑफ द टू एग्स विच हैव आइडेंटिकल साइजेस, शेप्स एंड वेट्स, वन इज रॉ एंड अदर इज हाफ बॉइल्ड। सो वन इज, तो एक तो रॉ है और एक क्या? हाफ बॉइल्ड है। द रेशियो बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉ टू द हाफ बॉइल्ड एग अबाउट सेंट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन 1।
तो आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स इसका आंसर करना है। क्या आएगा इसका आंसर, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा 13th का। सर मेरे हिसाब से तो फॉल ट्रू ट्रू सॉरी सर ट्रू। और रो एग सर क्या ट्रू होता है? आएगा। रो एग क्या होता है? जो नोट बॉइल्ड है ना, यस सर। ठीक है। ये और सेकंड वाला जो है आपका वो हाफ बॉइल्ड है, सेकंड वाला हाफ बॉइल्ड। पहले बताओ रो बॉइल्ड और हाफ बॉइल्ड में मास का क्या डिफरेंस है? जैसे ये तो फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। तो रो बॉइल्ड जो एग है उसमें जो मास होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल होगा या सर, कैसे, इक्वल क्या होगा? यूनिफॉर्मली। अच्छा, इसने अपन से पूछा ये कि द रेशियो बिटवीन द, एक मिनट, इसने पूछा ये कि द रेशियो बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रो टू द हाफ बॉइल्ड। रो मतलब हो गया अपना I1 और ये हो गया हाफ बॉइल्ड यानी ये I2 हो गया, ठीक है। अबाउट सेंट्रल एक्सिस ग्रेटर देन 1, यानी कि ये जो वैल्यू है कह रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 है तो मतलब I1 जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है I2 से। तो यस I1 जो है वो ग्रेटर देन आ रहा है I2 से, ये इन्होंने दिया हुआ है। I1 जो है वो रो वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और I2 जो है वो हाफ बॉइल्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। अब I जो होता है I इज इक्वल टू होता है mr²। अब मास वेट वगैरह तो उसने कह दी सेम है, तो बस इसमें जो फर्क पड़ेगा वो किसका पड़ेगा? जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, द डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस पर जिसका जो मास है जो रोटेशनल एक्सिस से ज्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जिस भी केस में, रो में या हाफ बॉइल्ड में, जिस केस में जो मास है वो रोटेशनल एक्सिस से ज्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस केस में जो आर है उसकी वैल्यू क्या जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और आर की वैल्यू इंक्रीज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब जैसे इंक्रीज। बॉइल्ड वाला है, बॉइल्ड वाले केस में क्या होगा? जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस वो क्या होगा? कम डिस्टेंस पे होगा। कम डिस्टेंस पे Yes. होगा तो आर की सर वैल्यू कम हो मोमेंट जाएगी। ऑफ इनर्शिया डिक्रीज। हाँ, तो ये इन्होंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, अपन तो इस बेस पर आंसर कर देते हैं, इन्होंने खुद नहीं दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना? ये 13। तो 13 का आंसर क्या आएगा? ट्रू। 13 का आंसर क्या आएगा? ट्रू। ये थोड़ा आप ध्यान रखना है ना कि भाई हाफ बॉइल्ड अगर उसने एक करा है तो हाफ बॉइल्ड मतलब जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, लेस। ठीक है। हाँ, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बाकी तो इसने दे ही रखा है ग्रेटर देन 1 है रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बनेगा? ट्रू, है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो यस नेक्स्ट देखो 14th क्वेश्चन। तो 13th को ध्यान रखना, 13th अच्छा क्वेश्चन है ना। 13th को आप ध्यान रखना क्वेश्चन को, जो मैंने बताया है, मतलब उसको कुछ मार्क वगैरह करके रखना ताकि आगे जाके कोई एग्जाम वगैरह दो तो ध्यान रहे कि भाई ये क्वेश्चन था ऐसा। चलो 13th के बाद देखो 14th, देखो 14 में क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 14th, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई फॉर्मूला आता है क्या आपको एल का? एल इजिकल टू क्या होता है बोलो? mv। तो पी इजिकल टू सर एम वी। मोमेंट ऑफ सर इनर्शिया डेल्टा मल्टीप्लाई बाय एफ बाई टी, ओमेगा। डेल्टा एफ इंटू टी। अरे ऐसा फॉर्मूला निकालना है जिसमें आई भी आ सर जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। हाँ, ओमेगा। और अभी आपने देखा है कि ओमेगा तो कांस्टेंट है, अभी जस्ट देखा ही था आपने, ओमेगा कांस्टेंट है। यस। तो एल प्रोपोर्शनल सर टू Yes, क्या आ ट्रू जाएगा? है। आई आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, यस ठीक है। समझ में आया? तो ये आंसर बनेगा आपका। इसके बाद 15th क्वेश्चन है, व्हेन यू लीन बिहाइंड ओवर द, क्या लिखा हुआ है? ओवर द बाइंड लेग्स ऑफ द चेयर सर फॉल्स ट्रू बैक आएगा, आफ्टर अ सर्टेन ट्रू एंगल। आएगा सर। हाँ, तो इधर ट्रू है, ये तो आप परफॉर्म करके देख सकते हो खुद भी, ठीक है। तो ऐसा होता है किस वजह से? क्योंकि मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है ना, मूवमेंट प्रोड्यूस होने के बाद वो ओवरटर्न हो जाएगी चेयर आपकी, है ना। तो ये ध्यान रखना आप, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स से आप ये कह सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू, ठीक है। 16 क्वेश्चन करते हैं। 16 में क्या है? सेंटर ऑफ मास लाइंग आउटसाइड द सिस्टम मेक्स सर द ट्रू। सिस्टम अनस्टेबल। कोई एक एग्जांपल बताओ आप, कोई एक एग्जांपल बताओ जिसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो उसके बाहर लाई करता हो। सेंटर ऑफ मास लाइंग आउटसाइड द सिस्टम। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमें ध्यान भी रखने हैं, ठीक है।
जो जनरल आपको मिलेंगे नहीं। कोई ऐसा सिस्टम बताओ जिसमें सेंटर ऑफ मास जो है उसके आउटसाइड लाई करता हो। सेंटर ऑफ मास लाइंग आउटसाइड द सिस्टम मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल। हाँ, कोई एग्जांपल बता सकते हो? नो सर। बेंगल आपने देखा है, चूड़ी देखी है, चूड़ी बेंगल। यस सर। बेंगल का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ आता है सेंटर में, तो ये आउटसाइड हो गया ना। बेंगल सर तो वो यही था कि आउटसाइड का है सर, वो तो अंदर ही है। अंदर कहाँ, अंदर कैसे हुआ? इनसाइड। बॉडी तो यही है उसकी, मास डिस्ट्रीब्यूशन तो सर्कमफ्रेंस पर ही है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो सर्कमफ्रेंस पर है। अगर ये डिस्क होती तो डिस्क में ये पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर तो आप कह सकते हो सेंटर ऑफ मास इधर बीच में। अगर ट्राइंगुलर लेमिना लोगे तो ट्राइंगल लेमिना में भी पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस तरीके से, फिर ये सेंटर होता है यहाँ पर। बेंगल के केस में, बेंगल के केस में जो पूरा मास है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? उसके सर्क्यूमफ्रेंस पर, सर्क्यूमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेंटर पे यहाँ उसका सेंटर ऑफ मास। तो आपने रिंग का देखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला भी है। आपने ये भी पता करा है कि भाई रिंग के सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होती है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसके अबाउट जो रिंग है वो रोटेशन करती है, प्रॉपर रोटेशन। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, 16 का। अब इनके प्रूफ्स भी होते हैं बट अभी वो अपने हमने करे नहीं है। ठीक है, यानी कह सकते हैं अभी अपने फाउंडेशन में अपन ने देखे नहीं है, तो ध्यान रखना आपको। और ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ जब मास, भी स्टेबल ही होता है। हाँ तब भी स्टेबल ही होगा। ठीक है, तब भी क्या होगा? स्टेबल ही होगा, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बट ध्यान रखना जिन जिन पे मैं स्टार लगाते जा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को। अब आगे दे रखा, रिजिड डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग सर on a फॉल्स fixed आएगा। rough horizontal surface with uniform angular velocity, then the acceleration of lowest point on the disk is 0। ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा 17 का। ये अच्छे सर क्वेश्चन है फॉल्स आएगा। 17 और 18। ये 16, 17, 18 तीनों ही जो है वो काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों काफी अच्छे क्वेश्चन है 16, 17, 18। तो कुछ इस तरह से है। इस तरह से ये रोल कर रही है इस पे, है ना। मैंने दिया है रिजिड डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा कर देते हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, उससे रोल कर रही है। ठीक है, अब किसी इंस्टेंट पर अपन इसमें कोई पॉइंट ले लेते हैं बॉटम पे, तो बॉटम पे यहाँ पर पॉइंट ले लिया यहाँ, तो ध्यान से देखना, समझना, उसके हिसाब से आंसर करना। ये जो पी पॉइंट है, जो पी पॉइंट है, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन होगा क्या इस पी पॉइंट का? जब ये डिस्क इस पे रोल करती है, तो जब डिस्क रोल नो करती सर। तो ये ध्यान रखना, आप यहाँ ध्यान से सुन लो आप। ये ये सर होगा। डिस्क, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से देखो इसको। ये डिस्क जब रोल करेगा, बिल्कुल रोलिंग हो रही है जब इसकी, तो रोलिंग के केस में क्या होता है कि जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी है, linear velocity of point of contact, linear velocity of contact point। ठीक है, प्योर रोलिंग हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? 0 होती है इसकी। लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी तो आपको ओमेगा दे ही रखी है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? ओमेगा हो गई। अब दूसरी बात, एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप देखो कि इस पी पॉइंट पर, पी पॉइंट, अगर ये पी पॉइंट जो है ये इस पे मोशन कर रहा है, पी पॉइंट एक तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या? रिजिड डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है उसके अंदर। रोल्स विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग हो रही है ऑन अ फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट ऑन द डिस्क इज 0। तो लोएस्ट पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी वो क्या होती है? 0 होती है, प्योर रोलिंग के केस में जब कोई स्लिप नहीं हो रहा। अब ये बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये बताओ ये लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, इस पी पॉइंट का? अगर लीनियर वेलोसिटी 0 है तो लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। वो भी 0 0 होगा होगा। ना सर? ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन Yes. भी क्या होगा? 0 होगा।
पर आप ये जानते हो कि कोई भी बॉडी जब कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी कितनी एक्सेलरेशन होती है, 1 या 2? एक। सर 2। 2 होती है। आपने सर, करा है एक ही फॉर्मूला होती है। A इक्वल टू अंडर रूट ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, करे ना इसके क्वेश्चन? यस सर। तो कोई भी बॉडी सर्कुलर, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी एक होती है रेडियल एक्सेलरेशन और एक होती है उसकी टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस केस में जो इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो किस तरफ एक्ट करेगी बताओ? टुवर्ड्स सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। तो टुवर्ड्स द सेंटर ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन क्या करेगी, एक्ट करेगी। तो ये कह रहे हैं कि जब प्योर रोलिंग हो रही है तो प्योर रोलिंग के केस में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, 0 होगी। तो ये ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? सर सर, फॉल्स false हुआ। हुआ। फॉल्स हो गया, क्योंकि उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 होगी पर उसकी जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या एक्ट करेगी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर। आया समझ में? ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान यस रखना। सर। सर, यस एक और सर। बार ये समराइज कुछ ये करके कुछ वापस पॉइंट्स है, समझा दो। क्योंकि इसके अगर मैं ज्यादा डिस्कशन में गया तो बड़ा लंबा खिंच जाएगी बात। तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि जब प्योर रोलिंग होती है तो प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो रेस्ट में होता है, बिल्कुल ध्यान रख लेना अच्छे से। जब प्योर, वैसे इसके क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है पर इसी तरीके के क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना कि जब प्योर रोलिंग हो रही है तो प्योर रोलिंग में जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये क्या होता है, रेस्ट में होता है, मतलब कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है इसका। तो इसलिए इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, या लीनियर वेलोसिटी या जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो क्या होती है, 0 होती है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है भाई। यस सर। अच्छा, समझ अच्छा लग रहा है पढ़ के, यानी यस कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? मुझे बताओ। यस नो नो चलो सर। यहाँ, चलो अभी तो यही क्वेश्चन थे, फॉल्स हो गया। ठीक है, 18th क्वेश्चन लेते हैं। 18th क्वेश्चन में दे रखा है फॉर अ सर रिजिड 18 भी फॉल्स होगा। एक बार रीड कर लें अपन बेटा, ध्यान से देखो। इसने लिखा है द वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट ऑन द डिस्क इज ऑलवेज 0। तो ट्रू है कि फॉल्स है? सर, ट्रू होगा। ट्रू होगा ना? वेलोसिटी तो ट्रू ट्रू आएगा ना। वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी तो उसकी ओमेगा है ही सही। बात यहाँ पर हो रही है लीनियर वेलोसिटी की, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताई है। ठीक है, या टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। पॉइंट वो क्या होगा, रेस्ट में होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गया? सर सर्कुलर मोशन में भी 2 वेलोसिटी होती है ना? हाँ सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं होती। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है उसमें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। तो सर ठीक है, इसमें क्योंकि अपन स्पीड ओमेगा क्यों कांस्टेंट नहीं है। लेंगे? हाँ, नहीं, इसमें ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है, इन्होंने सिर्फ वेलोसिटी पूछा है। तो वेलोसिटी मतलब वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ ध्यान रखना, ये तीनों तीनों ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 13th भी अच्छा क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इसका ये वन वर्ड वाला भी करा दूं क्या अभी, यानी आज ही? नो तो फिर सर, फिर सर, अपन कल कल कराते ना। करेंगे। कल करें। सर, कल कराते ना। यस चलो ये सर क्षमता। अब आपको ये करना है कि ये क्वेश्चंस तो कर लो आप लोग, है ना? शीट ओके वगैरह सर। मैंने भेजी हुई है, आप चाहो जैसे सॉफ्ट कॉपी में आपके पास Yes, लैपटॉप या sir. कहीं भी आप लोग सेव कर ही रहे होगे, तो चाहो तो खाली आंसर आंसर और एक्सप्लेनेशन वगैरह ही लिख लेना। ठीक है, ज्यादा इतना नहीं लिखना पड़े आपको, पर क्वेश्चन जो है वो एक बार देख लेना। Yes, sir. ठीक है, तो अभी मैं इसके वन वर्ड वाले और कराऊंगा और वन वर्ड के बाद एक्सरसाइज 2 कराऊंगा फिर। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, ओके, फिर कल करते हैं सर, ना। कल का टाइम क्या थैंक यू रहेगा? सर। कल वही 6 का ही रखेंगे टाइम तो, है ना? सर, मैं आपसे थैंक यू पूछ रहा सर। था कि मैंने मतलब फाउंडेशन के वर्क एनर्जी के नोट्स बना रखे हैं, तो वो स्कूल में भी काम आ जाएंगे? अभी स्कूल वाला मैचअप मत करो, पर्सनली आके पूछ लेना, क्योंकि ये मेरे से क्या है कि काफी सारे दूसरे बच्चे